अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड के अंदर हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया कि ग्रेविटी हमें किस तरह फ़ायदा कर सकती है। इस एपिसोड के अंदर हम इसको सीखेंगे कि किस तरह स्टार्स की फॉर्मेशन ग्रेविटी से इंड्यूस्ड होती है, और हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि स्टार्स अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर क्या क्या इवेंट्स से गो थ्रू करते हैं। मेरा नाम हसन अहमद है और मैं इस शो के लिए आपका होस्ट हूँ। जब स्टार्स बनना शुरू होते हैं, इससे पहले इनकी फॉर्म को नेबुलाई कहते हैं। आप लोगों ने बहुत पिक्चर्स में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सारा क्लाउड है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के रंग है। तो वो कभी ब्लूइश कलर का आपको एक क्लाउड नज़र आएगा, कभी आपको रेडिश कलर का नज़र आएगा, कभी कभी डिफरेंट कलर्स मिक्स हुए होते हैं, आपको उसका कलर का एक क्लाउड नज़र आता है। इस क्लाउड को नेबुलाई कहते हैं। ये जो नेबुलाई होते हैं ये स्पेस के अंदर बहुत जगहों पे पाए जाते हैं। एक नेबुलाई ऐसा है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं विदाउट एनी टेलीस्कोप, लेकिन आपको उसके कलर नज़र नहीं आते, बस एक ब्राइट सा स्पेक नज़र आता है। अगर आप इस कॉन्स्टेलेशन को देखेंगे जिसका नाम है ओरायन, तो वो जो 3 स्टार्स की बेल्ट नज़र आती है उससे हल्का सा नीचे जो ब्राइट सा स्पॉट है वो ओरायन नेबुला है। और वो जो नेबुला है वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्टार अपनी बर्थ को शुरू करता है। स्टार की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि वो नेबुला एक पाउडर और डस्ट का मिक्सचर होता है और उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं। वो जब आपस से मिलना शुरू होते हैं तो उनकी कलिजन्स शुरू हो जाती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कई सालों बाद करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब वो करीब आना शुरू हो जाते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में कलाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब आपने देखा हो कोई भी चीज़ कलाइड करती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक धमाका होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। इसी तरह वो पार्टिकल्स जब करीब आना शुरू होते हैं उस फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। वो हीट आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होती रहती है और क्योंकि ये क्लाउड्स बहुत बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। आखिर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि एक फिनोमेना शुरू होने लगता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर 2 किस्म के पार्टिकल्स बीच में जुड़ जाते हैं और वो एक ही पार्टिकल बन जाते हैं। इस प्रोसेस में शदीद किस्म की एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर प्रोसेस हर इर्द गिर्द पार्टिकल के अंदर भी शुरू होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस एनर्जी रिलीज होने का फटाफट शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता और डस्ट आना शुरू हो जाती है और हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियर फिजन कंटिन्यू होता रहता है। जब ये प्रोसेस कई सालों चलता रहता है तो उसका मास इतना बड़ा हो चुका होता है कि अब वो अपनी एनर्जी खुद बनाना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारा सूरज है, हमारे सूरज के अंदर कोई बाहर से एनर्जी नहीं आ रही, वो खुद न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है और इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है कि इतने माइल्स दूर हमारे पास अर्थ में उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है और हमारी पूरी अर्थ को गर्म कर देती है। वो हीट जो जनरेट हो रही होती है ये हर स्टार करता है। जब आप नाइट स्काई को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पेक्स नज़र आते हैं। इनमें से 99% स्टार्स ही होते हैं, तो बाकी 1% जो होते हैं वो आपको कभी प्लैनेट भी नज़र आ सकता है, कभी आपको गैलेक्सी भी नज़र आ सकती है जो बिल्कुल स्टार लग रही होती है, लेकिन मोस्टली वो स्टार्स होते हैं। अब आपको याद होगा पहली एपिसोड के अंदर हमने ये डिस्कवर किया था कि लाइट को आते वक्त हल्का सा टाइम लगता है, उसको कुछ साल भी लग सकते हैं। हमारी सूरज से जब लाइट आती थी तो हमने ये सीखा था कि 8.3 मिनट्स बाद वो हमारे तक पहुंचती है। जो ऊपर स्टार्स होते हैं, जो हमसे सबसे करीबी स्टार है हमारे सूरज के अलावा, वो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि उसकी लाइट को हम तक आने तक 4 साल लगते हैं। इससे मुराद ये भी है कि जब आप देख रहे होते हैं उस स्टार को तो आप उसकी प्रेजेंट फॉर्म नहीं देख रहे होते, आप वो देख रहे होते हैं कि वो 4 साल पहले कैसा लगता था, क्योंकि उसको 4 साल लगे हैं आप तक पहुंचने तक। अब ये तो सबसे करीबी स्टार है। बाकी जो स्टार्स होते हैं वो बहुत इजीली 1000 लाइट ईयर्स दूर होते हैं, 500,000 तो एटलीस्ट। तो जब आप ऊपर नाइट स्काई को देख रहे होते हैं आप वाकई में पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो उनकी शेप है वो आपको 500 और 1000 साल बाद पता चलेगा कि वो क्या हो रहा होता है। तो अगर इस मोमेंट पे वो सारे स्टार्स ख़त्म हो जाएं तो हमें तकरीबन 500 साल लगेंगे हमें पता चलने के लिए कि वो स्टार्स ख़त्म हो गए। अगर इस मोमेंट सूरज ख़त्म हो जाए या बुझ जाए तो हमें 8.3 मिनट्स बाद पता चलेगा, क्योंकि वो टाइम तो उसकी लाइट को आने तक लगता है। तो ये जो गैप होता है ये स्टार्स में बहुत ज़्यादा नज़र आता है,
क्योंकि वो तो हमसे हज़ार लाइट ईयर्स दूर होते हैं। हमारा जो स्टार है जिसको सन कहते हैं, ये एक उस कैटेगरी ऑफ स्टार्स में आता है जो बहुत छोटे स्टार्स हैं। हमारे सन से बड़े बहुत बहुत बड़े स्टार्स हैं और सन हमारा उनमें से एक बहुत छोटा स्टार है जो हमें खुद बड़ा लगता है। इससे बड़े बड़े स्टार्स इतने आ जाते हैं कि अगर आप दोनों को स्केल पे देख रहे हो, तो अगर आप जो सबसे बड़ा स्टार जिसको हम अभी जानते हैं VY कैनिस मेजोरिस, अगर उसको कंपेयर करें सूरज से, तो अगर वो एक पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो हमारा सूरज एक पिक्सल को भी ऑक्यूपाई नहीं करता। ये इलस्ट्रेट करने के लिए ये इन्फोग्राफिक आप देखें। हमारा जो स्टार जो है और ऐसे बाकी जो स्टार्स हैं, ये साल गुजरते गुजरते इनका मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें इनके अंदर गिरती रहती हैं और इनका साइज़ बड़ा होता रहता है और इनका फ्यूल भी ज़्यादा होता रहता है और उनकी हीट इंटेंसिटी भी बड़ी होती रहती है। हमारा स्टार उस कैटेगरी में है जिसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन बाकी स्टार्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ साइकिल के अंदर पहले उनका एक कलर होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होते रहते हैं तो उनका येलो नहीं बल्कि ब्लू कलर पे भी शिफ्ट हो जाता है और ब्लू के बाद लाल रंग में भी शिफ्ट हो जाता है और यूजुअली ये वो स्टार्स होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद भी एक कैटेगरी है जो बिल्कुल सफ़ेद रंग के स्टार्स हो जाते हैं। ये वो स्टार्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। आखिर स्टार्स का अपनी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ बड़े तो नहीं होते रहते, एक पॉइंट आता है जब स्टार्स भी मर जाते हैं, जब स्टार्स की भी एक डेथ होती है। अब वो डेथ कैसे होती है? स्टार्स के अंदर इतना मास होता है और इतनी एनर्जी होती है कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, तो जिस वजह से वो अपने आप को सस्टेन करते हैं, मतलब कि उनकी ग्रेविटी इतनी तेज़ होती है कि एक चांस होता है कि वो अपनी ग्रेविटी के अंदर ही कोलैप्स होकर टूट जाएगा। मतलब इसका ये है कि वो इतने बड़े होते हैं कि उनका अपना फोर्स उनको अपने सेंटर के अंदर खींच रहा होता है, तो किसी भी मोमेंट वो टूट के अंदर गिर सकते हैं। तो ये फिनोमेना होने से क्या चीज़ उनको रोकती है? जब वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो इस फोर्स को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो फोर्स उनको अंदर खींच रहा होता है उतनी ही वो एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज़ कर रहे होते हैं। वो जब इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट पे आके वो ग्रेविटी से लड़ना शुरू हो जाते हैं और अपने ग्रेविटी के अंदर ही कोलैप्स नहीं होते। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जब उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाती है। उस पॉइंट पे आके उनकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो चुकी होती है कि वो अपने वेट के अंदर ही, अपने मास के अंदर ही वो कोलैप्स होते होते टूटना शुरू हो जाते हैं। इतने मास होने के बावजूद अगर वो इम्प्लोड करना शुरू हो जाएं, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि उसको साइंसदान सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है जो इस यूनिवर्स में और कहीं नहीं पाया जाता। ये वो टेम्परेचर जो साइंसदान लिमिट कहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हमने और कहीं नहीं देखा। इस इम्प्लोड होने की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एक धमाके के तौर पे सारी निकल जाती है और एक बहुत बड़ा, इतना बड़े एक्सप्लोजन ये होते हैं कि आप इनको इस दुनिया में बैठ के नज़र भी आ सकते हैं और ये कई साल चलते रहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं, उनका एक्सप्लोजन की लेंथ ही इतनी बड़ी होती है कि वो कई सालों तक हमें नज़र आ सकते हैं। ये फिनोमेना तो आप कह रहे होंगे कि बहुत बड़े स्टार्स के अंदर नज़र आता है, बल्कि ये छोटे स्टार्स के अंदर भी नज़र आता है। तो वो धमाके के बाद उनको होता क्या है? जब स्टार एक्सप्लोड होता है तो कभी कभी वो वापस
करीब आ जाता है, सारे उनका मास, सारा डिब्री वापस करीब आ जाता है और एक बहुत डेंस तरीन स्टार बना देता है जिसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप एक टीस्पून निकालें उसके अंदर से, उसका वेट जो होगा वो तकरीबन 1 टन के करीब होगा। मतलब कि इतना छोटा सा पत्थर अगर आप उस स्टार के अंदर से उठाएंगे तो उसका जो वेट होगा, जो उसका मास होगा, वो 1 टन के करीब होगा। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी इतने छोटे स्टार के अंदर। अगर उससे भी बड़ा स्टार हो, एक सुपर जायंट स्टार हो और वो एक्सप्लोड करे तो फिर क्या होता है? जब सुपर जायंट स्टार एक्सप्लोड करता है तो एक बहुत नया फिनोमेना आता है। इस फिनोमेना को साइंसदान कहते हैं ब्लैक होल्स। ये जब एक्सप्लोजन होता है ना, तो सारा जो मास होता है उस स्टार का, वो इतना करीब आके वापस जुड़ जाता है कि वो उसका साइज 0 तक चला जाता है। मतलब इस तरह सोचें कि अगर हमारे सूरज एक ब्लैक होल बनता तो वो जब एक्सप्लोड होता तो सारी डिब्री वापस इतनी ज़ोर से आती कि वो कंप्रेस हो के उसका साइज बिल्कुल तिनके जितना हो जाता है। तो उसके अंदर जितनी ग्रेविटी मौजूद होती है वो स्पेस टाइम का फैब्रिक को ही ख़राब कर देती है। वो चीज़ बना देती है ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल फॉर्मेशन तो हम एक बहुत बड़े एपिसोड के अंदर भी समझ सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल्स को बहुत डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर समझेंगे। मैं आपका होस्ट था हसन। स्टे ट्यून्ड।